प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं नाभिक विखंडन की प्रक्रिया में जब यूरेनियम पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है या टकराया जाता है तो वह यूरेनियम अपेक्षाकृत दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। 56Ba 144 और 36Kr 89 और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस क्रिया को बोलते हैं हम नाभिक विखंडन की प्रक्रिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो विखंडित होने वाला यूरेनियम है या प्लूटोनियम है उसका आकार क्या होना चाहिए ताकि उस पर जब मंद गति के न्यूट्रॉन की जब हम बमबारी करेंगे तो उनके कारण उसका विखंडन हो जाए। तो उसको आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्रांतिक साइज और क्रांतिक द्रव्यमान आप ध्यान से समझेंगे। सपोज हम ये मान लें कि R विखंडित होने वाले यूरेनियम U-235 की त्रिज्या, ठीक, N यानी कैपिटल N मैं मान रहा हूं, विखंडन से प्राप्त कुल न्यूट्रॉन की संख्या A, सपोज हम मान लें A बिना विखंडित हुए पदार्थ यानी यूरेनियम 235 द्वारा अवशोषित न्यूट्रॉन की संख्या और L है, L का मतलब L यहां पर हम ये माने विखंडन के बाद पदार्थ से बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए, हमने ये माना कि R जो है, जो हमारे पास यूरेनियम है जिसका विखंडन होना है उसकी त्रिज्या है। N क्या है, जो विखंडन हो रहा आप देख रहे होंगे, आप पीछे भी आप समझ चुके हैं कि जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो अपेक्षाकृत 2 छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं प्रथम विखंडन पे उसको बोल रहे हैं विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कैपिटल N। A, हो सके कुछ न्यूट्रॉन ऐसे हों जो उस पदार्थ यूरेनियम ने क्या कर दिए, अपने अंदर अवशोषित कर दिए और बिना विखंडित हुए वो क्या हो गए, अवशोषित हो गए। ठीक है, उनकी संख्या क्या है A। और L है विखंडन के बाद और अवशोषित जो न्यूट्रॉन है उसके बाद जो न्यूट्रॉन बच रहे हैं वो आगे जो है दूसरे विखंडन के लिए जो सक्षम है उनकी संख्या है A। तो इसमें 2 सिचुएशंस आती है। ठीक है, उन सिचुएशंस को, उन स्थितियों को समझने से पहले हमें यह समझना है कि ये जो N होता है विखंडन से प्राप्त कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका जो मान होता है N, ये प्रोपोर्शनल होता है R3, यानी उस पदार्थ के साइज के आयतन के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा उसका आयतन होगा, जितना बड़ा वो पदार्थ होगा, उससे उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। एक बात
या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ n इज इक्वल टू K1 R क्यूब भी कह सकते हैं इसको। और ऐसे ही ये जो अवशोषित होने वाले ये भी क्या होते हैं, R क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी ये हो जाएगा A इज इक्वल टू K2 R क्यूब एंड L प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर, L इज इक्वल टू K3 R स्क्वायर। यानी जो विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या वो उतनी ज़्यादा होगी जितना बड़ा वो पदार्थ होगा, जितना ज़्यादा उसका आयतन होगा। अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या भी उतनी ज़्यादा होगी जितना वो बड़ा पदार्थ होगा। और जो बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉन होते हैं विखंडन के बाद, बिना अवशोषित हुए आगे दूसरे नाभिक के विखंडन को करने के लिए जो सक्षम होते हैं न्यूट्रॉन, उनकी संख्या क्या होती है, उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है L प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, या L इज इक्वल टू K3 R स्क्वायर। तो ये समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि दो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, दो स्थितियां। यदि n की जो वैल्यू है, यानी प्रथम विखंडन में प्राप्त होने वाले न्यूट्रॉनों की जो टोटल संख्या है वो क्या है, A प्लस L से छोटी है। यानी अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रथम विखंडन के बाद बिना अवशोषित हुए सीधे आगे निकलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल है उससे क्या है, प्रथम विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या है, कम है। यानी प्रथम न्यूट्रॉन माने जब पहला विखंडन हुआ, नाभिक के विखंडन हुआ और वो जो है 56 BA 144 और 36 KR 89 में टूट गया, तो उस समय जो न्यूट्रॉन की संख्या है n, वो क्या है, लेस है। एक तो अवशोषित कितने न्यूट्रॉन हुए और एक जो है अवशोषण के बाद जो बचे हुए न्यूट्रॉन जो बाहर निकल गए, उन दोनों के योगफल से क्या है, ये कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ n माइनस a लेस देन l, या n माइनस a अपॉन l लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आगे नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होगी वो रुक जाएगी। माने आगे जो है न्यूक्लियर फिशन जो है नहीं हो पाएगा, नाभिकीय विखंडन की क्रिया जो है क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। एक और दूसरी सिचुएशन आती है कि यदि n ग्रेटर देन a प्लस l, या n माइनस a ग्रेटर देन l, या n माइनस a अपॉन l ग्रेटर देन 1 है ना। तो ऐसी स्थिति में आगे भी नाभिकीय विखंडन होता रहेगा। कहने का मतलब, अगर प्रथम विखंडन में जो प्राप्त न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या और अवशोषण के बाद जो बचे हुए न्यूट्रॉन की संख्या उन दोनों की योगफल से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता, ये संभावना बढ़ जाती कि नाभिकीय विखंडन आगे चलता रहेगा। तो इस स्थिति में देखिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये भी मैंने लिखा है ऊपर। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, K1 R1 क्यूब, नहीं K1 R क्यूब माइनस K2 R क्यूब अपॉन K3 R स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर देखिए R कट जाएगा, R क्यूब K1 माइनस K2 अपॉन K3, और ये R स्क्वायर यहाँ से होगा ग्रेटर देन 1, एक R कट जाएगा, R K1 माइनस K अपॉन K3 ग्रेटर देन 1, और R इसको मैं इस पूरे टर्म को इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, R डॉट K ग्रेटर देन 1, और R या K प्रोपोर्शनल
1/r, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नाभिकीय विखंडन के लिए यह आवश्यक है कि विखंडित होने वाले पदार्थ का आकार अब यहां लिख देते हैं इसको, एक निश्चित मान से अधिक होना चाहिए, तभी नाभिकीय विखंडन हो पाएगा। इससे क्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है। उन्हें क्रांतिक द्रव्यमान इसी का नाम है कि उससे जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया आगे चलती रहे। तो कम से कम उसका आकार इतना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो तब भी नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, अगर उससे कम है तो तब भी नाभिकीय विखंडन नहीं हो पाएगा। तो उसका एक फिक्स आकार होना चाहिए जिससे वो जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो जाती है। ये था आपका कि क्रांतिक आकार क्या होता है, क्रांतिक साइज क्या होता है, एक बात। दूसरी बात आती है, ये भी आपको थोड़ा समझना चाहिए कि नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया, मैंने बताया आपको कि श्रृंखला अपक्रिया में जब किसी भारी नाभिक पर मंदगामी न्यूट्रॉन की अपक्रिया करवाई जाती है, बमबारी की जाती है, तो वो अपेक्षाकृत 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है और वहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि वो 2 छोटे नाभिकों में और फिर बचे हुए जो और यूरेनियम होगा, तो जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर बचे हुए यूरेनियम का फिर से विखंडन करेंगे, वहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वहाँ पर भी जो है दो भागों में वो टूट जाएगा और ऐसे करके जो एक चेन रिएक्शन बन जाती है। तो 2 प्रकार की श्रृंखला अपक्रिया होती है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ श्रृंखला अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया में क्या होता है कि जब कभी हम किसी यूरेनियम के पदार्थ का नाभिकीय विखंडन करने के लिए उस पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं, तो हम एक ऐसा कृत्रिम उपाय करते हैं ताकि एक विखंडन के बाद नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाए, रुक जाए या स्लो हो जाए। और इस विखंडन में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम अपने लाभकारी क्षेत्र में उस ऊर्जा का उपयोग करें, विद्युत उत्पादन में उसका उपयोग करें, या अनेक प्रकार से उस ऊर्जा का जो है हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। यानी कुछ श्रृंखलाएं अपक्रिया बनने के बाद जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा प्राप्त करके उस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक दें, तो वो नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया होगी। और इसका उदाहरण है नाभिकीय रिएक्टर। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया क्या हुई? अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया जैसे मैं बात कर रहा था, पीछे भी आप देख चुके हैं कि जब किसी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में आपने देखा ही कि भाई ये यूरेनियम था हमारा, ये टूट गया,
न्यूट्रॉन की बमबारी से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन गया, एक तो Ba बन गया, ये एक बन गया था यहाँ Kr, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, आपको ध्यान आ रहा होगा ये। तो एक न्यूट्रॉन तो ये आगे जो है निकलता रहता है, ये न्यूट्रॉन है, और फिर ये क्या करते हैं, ये वाले न्यूट्रॉन क्या करते हैं, फिर आगे जो बचा हुआ यूरेनियम होगा उसको फिर तोड़ देते हैं। फिर यहाँ जो है ये Ba हो जाएगा, ये Kr हो जाएगा, यहाँ से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे ऐसे। फिर ये न्यूट्रॉन आगे चलता रहेगा ये वाला, लेकिन ये साइड वाले न्यूट्रॉन ऊपर और नीचे वाले फिर क्या करेंगे, इसका विखंडन करते रहेंगे। और ऐसे प्रत्येक विखंडन में प्रत्येक विखंडन में क्या निकलेंगे, अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती। जैसे आप जानते हो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती। ये Ba बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ से ये Ba, ये Kr बन जाएगा। तो ऐसे जो है एक चेन जैसे बन जाती है अनियंत्रित रूप में, और ये लगातार चलती रहती जब तक कि पूरा का पूरा जो है यूरेनियम जो है विखंडित होकर के समाप्त नहीं हो जाता। और इसका उदाहरण है परमाणु बम, आप सुनते होंगे एटम बम। ठीक है, तो ये था आपका क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक साइज क्या होता है किसी भी यूरेनियम का नाभिक विखंडन के लिए, उसके बारे में, और नियंत्रित श्रृंखला अवक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अवक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।